Okay. So hello everyone, welcome to another lecture of design of RCC, and today learning outcome is shear transfer mechanism and modes of shear failure in beam. First of all, I will see shear transfer mechanism and then I will discuss modes of shear failure in a beam. Okay. Okay. So here I have considered a section of a beam. यहाँ पर मैंने क्या कंसिडर किया है, एक बीम का सेक्शन है जो कंसिडर किया है. ठीक है. यहाँ पे टोटल शियर फोर्स दोनों सपोर्ट पे क्या होगा, V होगा, है ना. दोनों एंड पे कितना लगेगा, V लगेगा, है कि नहीं. अब शियर ट्रांसफर मैकेनिज्म में हम लोग यही देखते हैं कि जो टोटल शियर फोर्स V है, टोटल शियर फोर्स जो V है वो किस किस रूप में, किस किस फॉर्म में ये ट्रांसफ़र हो रहा है, किस किस फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं. सो फर्स्ट अगर यहाँ पे देखा जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल जब यहाँ पे देखा जाए तो क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने ऊपर क्या लगेगा, कंप्रेसिव फोर्स C लगेगा. ऊपर क्या लगेगा, कंप्रेसिव फोर्स C लगेगा. और यहाँ पे क्या लगेगा, टेंसाइल फोर्स T लगेगा. बॉटम में क्या लगेगा, टेंसाइल फोर्स T लगेगा, है ना. अब देखो, यदि टोटल फोर्स V की बात करें तो सबसे पहले V को जो सस्टेन करेगा और रेजिस्ट करेगा, टोटल फोर्स यदि V है ना, इसको कौन कौन फोर्स मिलके है जो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, है ना. यही है जो क्या कहलाता है, शियर ट्रांसफर मैकेनिज्म कहलाता है ना. मतलब टोटल फोर्स V है जो कितने पार्टों में फर्दर है जो डिवाइड हो जाता है ना. इसको किस किस फॉर्म में है जो रजिस्ट करेगा बीम. तो सबसे पहले मैंने दिखाया VCZ. VCZ क्या है, VCZ है जो अनक्रैक्ड पार्ट ऑफ कंक्रीट है ना. ये तो पता है कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर क्या मानते हैं, अनक्रैक्ड मानते हैं, है ना. और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो कंक्रीट होता है वो क्या होता है, क्रैक्ड माना जाता है ना. तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो क्रैक्ड पार्ट है वो क्या करेगा, इसको रजिस्ट करेगा. कुछ पार्ट है जो इस V का कुछ पार्ट को क्या करेगा, रजिस्ट करेगा. उसी को हमने क्या बोल दिया है, VCZ. क्या बोला है, VCZ. तो 1 बाय 1 करके लिखते जाते हैं कि VCZ क्या है हमारा. VCZ है शियर रजिस्टेड बाय अनक्रैक्ड पोर्शन ऑफ कंक्रीट. अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. ये क्या है, शियर रजिस्टेड बाय अनक्रैक्ड पोर्शन ऑफ कंक्रीट. अनक्रैक्ड पोर्शन ऑफ कंक्रीट, है ना. तो ये तो रही अनक्रैक्ड पोर्शन का, मतलब V का कुछ पार्ट है जो क्या करेगा, अनक्रैक्ड पोर्शन ऑफ कंक्रीट है जो रजिस्ट करेगा, है ना. उसके बाद हमने दिखाया है, क्या दिखाया उसके बाद दिखाया हमने VA. ये क्या है, VA. अब देखो VA क्या है, VA है शियर रजिस्टेड बाय एग्रीगेट इंटरलॉकिंग. शियर रजिस्टेड बाय एग्रीगेट इंटरलॉकिंग. एक्चुअली होगा क्या, ये जो बीम है इसमें क्या है, बहुत सारा क्या है, एग्रीगेट है ना. तो ये शियर फोर्स V का कुछ पार्ट क्या करेगा, ये सब एग्रीगेट मिल के जो रजिस्ट करेगा, ये सब एग्रीगेट मिल के क्या करेगा, रजिस्ट करेगा, है ना. ये सब एग्रीगेट आपस में मिल के क्या करेगा, रजिस्ट करेगा, है कि नहीं. इस V का कुछ पोर्शन को क्या करेगा, ये एग्रीगेट है जो रजिस्ट करेगा. किसके द्वारा, एग्रीगेट इंटरलॉकिंग के द्वारा. क्योंकि स्टार्टिंग में क्या है, ये एग्रीगेट आपस में क्या है, इंटरलॉक है विद द हेल्प ऑफ सीमेंट, सैंड, है ना, और वाटर. उसके हेल्प क्या है, एक इंटरलॉकिंग बॉन्ड बन चुका है सबके बीच में, है ना. तो इसके द्वारा क्या होगा, V का एक पोर्शन है जो ट्रांसफर होगा, उसी को हमने क्या बोल दिया है, VA. तो लिख लेते हैं VA क्या है. आपका जो VA है, शियर रजिस्टेड बाय एग्रीगेट इंटरलॉकिंग. शियर
यही होगा, ऊपर वाला ही लिख देता हूँ, रजिस्टर्ड बाई एग्रीगेट इंटरलॉकिंग, सीआर रजिस्टर्ड बाई एग्रीगेट इंटरलॉकिंग, है ना। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो वी ए क्या है, इस जो इंक्लाइंड पोर्शन है इसके लॉन्ग लगेगा, है ना। अब इसका दो पार्ट होगा, एक वी ए एक्स होगा, है ना, अगर एक्स डायरेक्शन में देखा जाए तो, और एक वी ए वाई होगा, एक वी ए एक्स होगा और वी ए वाई होगा, है ना। इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। इसको वी ए वाई है, इसको इंटरफेस शेयर भी बोलते हैं, तो वी ए वाई लिख लेते हैं। वी ए वाई क्या है हमारा, वी ए वाई है आपका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द इंटरफेस शेयर, वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इंटरफेस शेयर, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इंटरफेस शेयर। इंटरफेस शेयर एक्चुअली हम इसी को बोल रहे हैं, वीए को, इसको बोल रहे हैं वीए को बोल रहे हैं इंटरफेस शेयर, है ना। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है। यानी वी का कुछ पोर्शन को कौन रजिस्टर कर रहा होगा, ये वीए वाई है जो रजिस्टर कर रहा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका वीडी, उसके बाद क्या है वीडी। ये वीडी क्या है, जो आपका डुअल वार है, मतलब मेन रेनफोर्समेंट है, मेन रेनफोर्समेंट है, ये भी क्या करेगा, कुछ इस वी का कुछ पोर्शन को ये भी रजिस्टर करेगा, इस वी के कुछ पोर्शन को क्या करेगा, ये डुअल बार है जो मेन रेनफोर्समेंट बार है, वो भी क्या करेगा, रजिस्टर करेगा, है ना। और जितना पार्ट वी का रजिस्टर करेगा उसी को हमने क्या बोल दिया है, वीडी, उसको क्या बोल दिया है, वीडी। तो वीडी लिख लेते हैं, है ना। चलो यहीं पे लिख देता हूँ वीडी, चलो यहाँ लिख देता हूँ वीडी। वीडी क्या है, वीडी है डबल फोर्स इन द टेंशन रेनफोर्समेंट, है ना, डबल फोर्स इन द टेंशन रेनफोर्समेंट, इन द टेंशन रेनफोर्समेंट, है ना। तो ओवरऑल यदि बात किया जाए तो वी ए का टोटल कितना पार्ट हो गया, वी ए का आपका एक पार्ट हो गया वी सी जेड, है ना, वी सी जेड। उसके बाद हो गया आपका वी ए वाई, वी ए वाई। उसके बाद आपका हो गया वी डी, वी डी। अब देखो ये जो वी यू एस है ना, वी यू एस है, ये क्या है, शेयर टेकन बाई स्टीरअप्स, शेयर टेकन बाई स्टीरअप्स और शेयर एनफोर्समेंट, यू कैन से शेयर टेकन बाई शेयर स्टीरअप्स और क्या, शेयर एनफोर्समेंट, है ना। अब देखो ये तो तभी होगा जब हम बीम में स्टीरअप्स प्रोवाइड किए हैं, है ना। यदि बीम में हम शेयर एनफोर्समेंट प्रोवाइड किए हैं, यानी स्टीरअप्स प्रोवाइड किए हैं, तब वी का कुछ पार्ट है जो क्या करेगा, ये भी रजिस्टर करेगा, ये भी रजिस्टर करेगा। और इसी का हमें डिजाइन करना है, इसी वी यू एस के लिए हमें क्या करना है, शेयर स्टीरअप्स को डिजाइन करना है ना। तो वी का कुछ पार्ट शेयर स्टीरअप्स तभी रजिस्टर करेगा जब वो बीम में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। सपोज करो प्रेजेंट ही नहीं है, कोई स्टीरअप्स हमने दिया ही नहीं है, तो क्या वी यू एस पिक्चर में आएगा, वी यू एस पिक्चर उस केस में नहीं आएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि वी का कुछ पार्ट वी यू एस होगा, ये तब होगा जब बीम में हमारा शेयर रेनफोर्समेंट प्रेजेंट होगा, शेयर एनफोर्समेंट प्रेजेंट होगा, है ना। तो लास्ट पार्ट यदि शेयर एनफोर्समेंट प्रेजेंट है, मान के चलते हैं कि यदि है तो वी का कुछ पार्ट है जो क्या करेगा, ये भी रजिस्टर करेगा, वी यू एस। ये क्या हो गया, शेयर टेकन बाय शेयर एनफोर्समेंट, है ना। तो टोटल ओवरऑल देखा जाए तो वी का कितना पार्ट हो गया, चार पार्ट हो गया, वी सी जेड अनकरेक्ट पोर्शन के द्वारा, वी ए बाई एग्रीगेट इंटरलॉकिंग का वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, वी डी हो गया और वी यू एस हो गया, है कि नहीं। तो इसको लिख लेते हैं, है ना। यानी फाइनली यदि हम लिखना चाहें, अच्छा वी यू एस का लिख देता हूँ, ये क्या है, सबसे पहले लिख देता हूँ कि वी यू एस है क्या, है ना। तो वी यू एस है आपका शेयर रजिस्टर्ड बाय शेयर एनफोर्समेंट,
shear resisted by shear reinforcement। लेकिन ये तभी होगा जब, ध्यान रखना है, इफ एनी, है ना, यदि प्रेजेंट होगा तब, है ना, यदि shear reinforcement प्रेजेंट होगा तभी तो ये होगा। अगर प्रेजेंट ही नहीं होगा तो फिर तो क्या होगा, ये पिक्चर में आएगा ही नहीं, है ना। अब क्या करते हैं कि टोटल shear फोर्स हमारा जो V था, टोटल shear फोर्स जो हमारा V था, वो कौन कौन किस किस फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है, किस किस फॉर्म में हमारा ट्रांसफर हो रहा है, इसी को हम लिखने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो आया था VCZ, सबसे पहले क्या आया था VCZ, उसके बाद क्या आया था एग्रीगेट इंटरलॉकिंग का वर्टिकल पोर्शन, वर्टिकल कंपोनेंट, उसके बाद आया डोवेल एक्शन के द्वारा हो रहा है, और लास्ट में आया हमारा VUS, लास्ट में क्या है हमारा VUS। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो टोटल shear फोर्स भी था, वो टोटल 4 कंपोनेंट में डिवाइड हो गया। टोटल कितने कंपोनेंट में डिवाइड हो गया, 4 कंपोनेंट में डिवाइड हो गया। तो ये तो रहा shear ट्रांसफर मैकेनिज्म की बात। अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक बात बताओ, ये जो shear रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू कब बढ़ेगा, है ना, किस किस केस में shear रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज कर सकता है? यदि हम, ध्यान से सुनना है इसको, यदि हम मेन रेनफोर्समेंट का परसेंटेज बढ़ा दें, मेन रेनफोर्समेंट का, मेन टेंसाइल रेनफोर्समेंट है उसका यदि परसेंटेज बढ़ा दें तो क्या होगा, shear रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा, shear रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज होगा, है ना। लेकिन एक पार्टिकुलर लिमिट तक इंक्रीज होगा, लेकिन क्या होगा, एक पार्टिकुलर लिमिट तक इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि सोचो यदि बहुत ज़्यादा हम मेन रेनफोर्समेंट का वैल्यू बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, ओवर एनफोर्स सेक्शन हो जाएगा, सेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ओवर एनफोर्स, है ना। और जब सेक्शन ओवर एनफोर्स हो जाएगा तो उस केस में क्या होता है, ब्रिटल फेल्योर होता है, उस केस में क्या होता है आपका ब्रिटल फेल्योर हो जाता है ना। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मेन रेनफोर्समेंट का परसेंटेज बढ़ाने से shear रेजिस्टेंस ऑफ बीम बढ़ता है, लेकिन एक पार्टिकुलर लिमिट तक ही बढ़ता है ना। इस बात को याद रखना है ना, ऑब्जेक्टिव वगैरह सोल्व करने में हेल्प मिलेगा। दूसरी बात कि एक बात बताओ, यदि कोई shear रेनफोर्समेंट प्रेजेंट नहीं हो, कोई shear रेनफोर्समेंट यदि बीम में प्रेजेंट नहीं हो, है ना, कोई shear रेनफोर्समेंट नहीं हो, तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो shear ट्रांसफर मैकेनिज्म है वो एक पार्टिकुलर सीक्वेंस में नहीं होगा, एक पार्टिकुलर सीक्वेंस में नहीं होगा। पार्टिकुलर सीक्वेंस में कहने का मतलब है ना, पार्टिकुलर सीक्वेंस का कहने का मतलब है कि सबसे पहले कौन ले रहा है, सबसे पहले VCZ के रूप में वो ट्रांसफर हो रहा है ना, उसके बाद आपका एग्रीगेट इंटरलॉकिंग के रूप में हो रहा है ना, उसके बाद आपका डुअल बार है जो उसको सस्टेन कर रहा है, और लास्ट में यदि shear एनफोर्समेंट प्रेजेंट है तो shear एनफोर्समेंट ले रहा है ना। तो यदि कोई shear एनफोर्समेंट प्रेजेंट नहीं होगा तो उस केस में क्या होगा कि ये जो shear ट्रांसफर मैकेनिज्म जो होगा उसका कोई पार्टिकुलर सीक्वेंस नहीं होगा, उसका कोई पार्टिकुलर सीक्वेंस नहीं होगा, मतलब रैंडम होगा, है कि नहीं। एंड लास्ट केस, यदि क्या होगा, एक्सेसिव shear एनफोर्समेंट हम प्रोवाइड कर दें, है ना, यदि एक्सेसिव shear एनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दें, है ना, आगे जब shear का डिजाइन पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि उसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है ना। अगर एक्सेसिव shear एनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, कॉम्प्रेशन फेल्योर हो जाएगा, उस केस में क्या हो जाएगा, कॉम्प्रेशन फेल्योर हो जाएगा। कॉम्प्रेशन फेल्योर कहने का मतलब है कि हमारा जो कंक्रीट है वो क्या कर जाएगा, क्रश कर जाएगा, कंक्रीट क्या कर जाएगा, क्रश कर जाएगा, है कि नहीं। तो ये हम लोग देख लिया पूरा डिटेल में। उसके बाद जो टॉपिक हमें कवर करना है वो टॉपिक है आपका, सेकेंड टॉपिक है आपका मोड्स ऑफ shear फेल्योर। क्या रहेगा, मोड्स ऑफ shear फेल्योर, मोड्स ऑफ shear फेल्योर, है ना। चलो यहीं पे लिखता हूँ, कलर चेंज कर देते हैं। यस, चलो ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा मोड्स ऑफ shear फेल्योर, मोड्स ऑफ shear फेल्योर। सबसे पहले ध्यान से सुनना है ना।
जो मोड्स ऑफ शियर फेल्योर होगा वो है जो स्पान वाई इफेक्टिव डेप्थ रेशियो पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? स्पान वाई इफेक्टिव डेप्थ रेशियो पे डिपेंड करता है, जिसको शियर स्पान टू द इफेक्टिव डेप्थ रेशियो बोलते हैं। शियर स्पान डिवाइडेड बाय द इफेक्टिव डेप्थ रेशियो पे डिपेंड करता है ना। अब ये शियर स्पान क्या होता है ना, शियर स्पान क्या होता है इसको पहले देखेंगे, है कि नहीं। तो 1 बाय 1 करके है जो इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। 1 बाय 1 क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं। चलो, तो सबसे पहले लिखेंगे, एक लाइन लिख लेते हैं, कि मोड्स ऑफ शियर फेल्यूर डिपेंड्स ऑन, है ना, मोड्स ऑफ शियर फेल्यूर मतलब इट depends on shear span to the effective depth ratio, that is A by D ratio, तो मोड्स ऑफ शियर फेल्यूर किस पे डिपेंड करेगा? A बाई डी रेशियो पे, है ना, A बाई डी रेशियो पे। A बाई डी रेशियो क्या है? शियर स्पान टू द इफेक्टिव डेप्थ रेशियो, है ना, शियर स्पान टू द इफेक्टिव डेप्थ रेशियो। अब आगे बढ़ने से पहले आपका दिमाग में आ रहा है कि अभी शियर स्पान क्या होता है ना, तो इसको पहले देख लेते हैं। शियर स्पान ये आपका ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। शियर स्पान ऑब्जेक्टिव में बहुत बार इसको एग्जाम में पूछता है, शियर स्पान क्या होता है ना। तो सबसे पहले समझ लो, जो शियर स्पान होगा वो क्या होगा? जोन ऑफ कांस्टेंट शियर फोर्स होगा। क्या होगा? जोन ऑफ कांस्टेंट शियर फोर्स होगा। नहीं समझ में आया, है ना। चलो ड्रा करके देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि आपका बीम है, एक क्या है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है ना। इस पे सपोज करो हम 2 पॉइंट लोड कंसीडर कर लेते हैं, 2 पॉइंट लोड कंसीडर कर लेते हैं, है ना। ये भी मान के चलते हैं कि दोनों का वैल्यू क्या है? बराबर है ना। अगर इस केस में ये भी मानते हैं, चलो इसको इंड ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ। जो फर्स्ट लोड है यहाँ से स्मॉल ए डिस्टेंस पे है, और सेकेंड लोड ए है जो यहाँ से स्मॉल ए डिस्टेंस पे है ना। ठीक है। अब यदि शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया जाए तो कैसा बनेगा इसका? अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका बनाया जाए तो कैसा बनेगा बताओ? कुछ ऐसा बनेगा, है ना। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा, है कि नहीं। चलो ये तो हो गया हमारा BMD। यदि शियर फोर्स डायग्राम बनाएं, है ना, इसका वैल्यू क्या होगा? P इंटू ए होगा। इसका वैल्यू क्या होगा? P इंटू ए होगा, है ना। अगर इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाया जाए, है ना, शियर फोर्स डायग्राम बनाया जाए, है ना, तो कैसा होगा बताओ? देखो यहाँ तक तो क्या हो रहा है? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वेरी कर रहा है, इसका मतलब शियर फोर्स डायग्राम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यहाँ तक क्या होगा? कांस्टेंट होगा। उसके बाद क्या होगा? जीरो होगा। क्यों जीरो होगा ये बताता हूँ, है ना। क्योंकि देखो क्या पढ़े हो, V बराबर एक ही तो इक्वेशन पढ़े हो, dm बटा dx। शियर फोर्स जो होता है क्या होता है? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप होता है ना। तो इस केस में क्या है? जो बेंडिंग मोमेंट चेंज ही नहीं हो रहा है, बेंडिंग मोमेंट क्या है? कांस्टेंट है ना। इसका मतलब क्या हो गया? शियर फोर्स जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो होता है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? शियर फोर्स जीरो हो गया। यहाँ से यहाँ देखो स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप क्या है? कांस्टेंट है। इस पॉइंट से इस पॉइंट पर स्लोप क्या है? कांस्टेंट है ना। इसका मतलब क्या होगा? स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब शियर फोर्स हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। ठीक है। सिमिलर फैशन में इधर भी देख सकते हो, है ना। मतलब स्लोप इस केस में क्या है? लीनियर है ना। और जब लीनियर को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है? कांस्टेंट आता है।
तो शियर फोर्स क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, है ना। चलो अब देखो, इसी को बोलते हैं शियर स्पान। इसी को क्या बोलते हैं, शियर स्पान। जहां से जहां तक क्या है हमारा शियर फोर्स क्या है, कांस्टेंट है ना। शियर फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। लाइट कट गया, तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं ना। इसका क्या करते हैं, डेफिनेशन है जो लिख लेते हैं, है कि नहीं। तो क्या हो गया, जोन ऑफ कांस्टेंट शियर फोर्स, जोन ऑफ कांस्टेंट शियर फोर्स, है ना। यहाँ से यहाँ तक क्या देख रहे हैं, शियर फोर्स क्या है हमारा, कांस्टेंट है। यहाँ से यहाँ और इधर है जो आपका यहाँ से यहाँ, शियर फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो लिख लेते हैं, इट इज जोन ऑफ कांस्टेंट शियर फोर्स। एक लाइन लिख लेते हैं, याद रहेगा। इट इज जोन ऑफ कांस्टेंट शियर फोर्स। इट इज जोन ऑफ कांस्टेंट शियर फोर्स। ऑब्जेक्टिव में जब पूछेगा तो यही रहेगा, है ना। पूछेगा इट इज जोन ऑफ कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट, इट इज जोन ऑफ वेरिंग बेंडिंग मोमेंट, इट इज जोन ऑफ कांस्टेंट शियर फोर्स, है ना। तो हमें क्या टिक करना है, जोन ऑफ कांस्टेंट शियर फोर्स, है कि नहीं। तो ये तो रहा शियर स्पान का डेफिनेशन की बात, है ना, शियर स्पान की डेफिनेशन की बात, ठीक है। अब क्या करेंगे, वन बाय वन करके हम देखते हैं। एक्चुअली हमने क्या बोला कि जो मोड्स ऑफ शियर फेल्यूर है वो किस पे डिपेंड करेगा, ए बाई डी के रेशियो पे डिपेंड करेगा, ए बाई डी के रेशियो पे डिपेंड करेगा। तो ए बाई डी का जो रेशियो है उसको हम डिफरेंट डिफरेंट केस में डिवाइड करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट केस में डिवाइड करेंगे। तो हम ले रहे हैं केस नंबर 1, केस 1, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या कहता है, ये कहता है कि ए बाई डी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, लेस देन 1.0 होगा। ए बाई डी का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1.0 होगा, है ना। अच्छा ठीक है, तो ये जो लेस देन 1 हमने कंसिडर किया, ए बाई डी का वैल्यू लेस देन 1.0। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ऐसा किस केस में होगा, ऐसा किस केस में होगा, मतलब किस टाइप के बीम में ऐसा केस है जो हमें देखने को मिलेगा, है ना। किस टाइप के बीम में इस टाइप का केस है जो हमें देखने को मिलेगा। तो ये आपको मिलेगा डीप बीम में। किसमें मिलेगा, डीप बीम में। अब ये डीप बीम क्या होता है हम आगे कभी देखेंगे, है ना। लेकिन फिलहाल हमें लिख लेना है किस केस में होता है ना। सच सिचुएशन जनरली डेवलप, है ना, मतलब लिख सकते हैं एक लाइन, सच सिचुएशन जनरली डेवलप, सच सिचुएशन जनरली डेवलप इन विच टाइप ऑफ बीम, डीप बीम। ये याद रखना है ना। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि डीप बीम के लिए शियर स्पान डिवाइडेड बाय इफेक्टिव डेप्थ का रेशियो का वैल्यू क्या होता है, तो 1.0 होता है, लेस देन 1.0 होता है ना। सेकंड केस, सेकंड केस हम लिखेंगे कि इसमें किस टाइप का फेल्योर होगा, है ना। जब आपका शियर स्पान डिवाइडेड बाय इफेक्टिव डेप्थ रेशियो का वैल्यू 1.0 से कम होगा तो किस टाइप का फेल्योर होगा, ये होगा आपका स्प्लिटिंग फेल्योर। किस टाइप का फेल्योर होगा, स्प्लिटिंग फेल्योर, स्प्लिटिंग फेल्योर, एस पी एल आई डबल टी आई एन जी, स्प्लिटिंग फेल्योर, है ना। और इसी को बोलते हैं कंप्रेशन फेल्योर, और यू कैन से कंप्रेशन फेल्योर अकर्स। ये सब चीज़ है खासकर जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, चाहे वो डिप्लोमा का हो या बीटेक का हो, उसको अच्छे से थ्योरी पे पकड़ बनाना है ना, ताकि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व कर सकें, है कि नहीं। 1 और 2 दिन है जो थ्योरेटिकल क्लास, 1 और 2 क्लास चलेगा, उसके बाद हम लोग डिजाइन का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। केस नंबर 2, केस नंबर 2, केस नंबर 2 कहता है कि यदि ए बाई डी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1 से बड़ा होगा और लेस देन 2.5 होगा, है ना। 1 से बड़ा होगा, 2.5 से क्या होगा, छोटा होगा, है ना। एक किस टाइप के बीम में होगा, एक किस टाइप के बीम में होगा, ये वेरी शॉर्ट बीम में होगा, है ना। इट अकर्स, एक लाइन लिख लो, इट अकर्स इन शॉर्ट बीम,
इट अकर्स इन शॉर्ट बीम। सेकेंड पॉइंट हम क्या लिखेंगे यहाँ, अगर ऐसा केस होगा तो किस टाइप का फेलुअर होगा, है ना, किस टाइप का फेलुअर होगा, तो इसको बोलते हैं शियर कंप्रेशन और शियर टेंशन फेलुअर, है ना। जब ऐसा सिचुएशन होगा तो आपका या तो शियर कंप्रेशन होगा, या तो आपका शियर कंप्रेशन फेलुअर होगा, या फिर शियर टेंशन फेलुअर हो सकता है, या फिर आपका शियर टेंशन फेलुअर हो सकता है। शियर टेंशन फेलुअर हो सकता है ना, ठीक है। थर्ड केस, केस नंबर थ्री, केस नंबर थर्ड। अब देखो क्या हो सकता है, ए बाई डी का जो वैल्यू होगा वो आपका 2.5 से क्या हो जाए, 2.5 से बड़ा हो जाए और 6 से छोटा हो जाए। ए बाई डी का वैल्यू 2.5 से बड़ा हो जाए और 6 से छोटा हो जाए, है ना। एक किस टाइप का बीम होगा ऐसा, दिस इज कॉमन इन नॉर्मल बीम, है ना, दिस इज कॉमन इन दिस इज कॉमन इन नॉर्मल बीम। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं, हाँ, किस टाइप का फेलुअर होगा इसके बारे में लिखेंगे, किस टाइप का फेलुअर होगा, तो इस केस में होगा डायगोनल टेंशन फेलुअर, डायगोनल टेंशन फेलुअर, डायगोनल टेंशन फेलुअर, किस टाइप का फेलुअर होगा, डायगोनल टेंशन फेलुअर होगा, है ना। लास्ट केस, केस नंबर ऑब्जेक्टिव में से पूछता है ना, या फिर मैचिंग में पूछेगा। मैचिंग में क्या करेगा, एक तरफ एक कॉलम ए सब वैल्यू दे देगा ए बाई डी का, है ना, एक टाइप में एक तरफ दे देगा आपको टाइप ऑफ फेलुअर, है ना, और आपको मैच कराना होगा। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है जो गेट में है, जो जनरली पूछता है इस टाइप से, है ना, इंजीनियरिंग सर्विस में भी पूछ सकता है ना। और यदि सिंपल पूछ एसएससी जेई वगैरह में पूछना हो तो सिंपल एक क्वेश्चन पूछ देगा, ऐसा वैल्यू दे देगा, पूछेगा कि कौन सा फेलुअर होगा, ठीक है। केस नंबर 4, केस नंबर 4 क्या होगा, यदि ए बाई डी का जो वैल्यू है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 6 हो जाए, क्या हो जाए, ग्रेटर देन 6 होगा, है ना। तो इस केस में जो फ्लेक्जर फेलुअर होगा, इस केस में आपका क्या होगा, फ्लेक्जर फेलुअर होगा, फ्लेक्जर फेलुअर अकर्स, फ्लेक्जर फेलुअर अकर्स, है ना। अब देखो फ्लेक्जर फेलुअर की जब बात करते हैं तो 2 हो सकता है ना, फ्लेक्जर कंप्रेशन भी हो सकता है, फ्लेक्जर टेंशन भी हो सकता है कि नहीं, फ्लेक्जर टेंशन भी हो सकता है, फ्लेक्जर कंप्रेशन भी हो सकता है ना। तो इसको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फ्लेक्जर टेंशन फेलुअर, है कि नहीं, फ्लेक्जर टेंशन फेलुअर। और दूसरा क्या होगा, फ्लेक्जर कंप्रेशन फेलुअर, है ना। चलो ऐसे समझ लो कंप्रेशन। अब देखो जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे नोट करने वाली है कि सर फ्लेक्जर टेंशन फेलुअर होगा किस टाइप के बीम में होगा, तो ये अंडर एनफोर्स में होगा। एक किस केस में होगा, आपका अंडर एनफोर्स सेक्शन में होगा, यूआरएस अंडर एनफोर्स सेक्शन में होगा। आई किस केस में होगा, फ्लेक्जर कंप्रेशन फेलुअर किस में होगा, ओवर एनफोर्स सेक्शन में, ओवर एनफोर्स सेक्शन में, है ना, ओवर एनफोर्स सेक्शन में। तो ये नोट करने वाली बात है, ठीक है। जब ए बाई डी का वैल्यू ग्रेटर देन 6 होगा तो फ्लेक्जर फेलुअर होगा। अब फ्लेक्जर फेलुअर की जब बात करते हैं तो फ्लेक्जर टेंशन फेलुअर भी हो सकता है, फ्लेक्जर कंप्रेशन फेलुअर भी हो सकता है। फ्लेक्जर टेंशन फेलुअर किस केस में होगा, अंडर एनफोर्स सेक्शन में। फ्लेक्जर कंप्रेशन फेलुअर किस केस में होगा, ओवर एनफोर्स सेक्शन में, है ना। तो ये सब था थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की बात, है ना।
लेकिन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है कि नहीं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास, है ना। रिमेनिंग थिंग वी विल डिस्कस टुमारो, है कि नहीं। रिमेनिंग थिंग वी विल डिस्कस टुमारो। सो ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, है ना। एंड if you have enjoyed today's session, then like the video, and subscribe our channel and share with your friends and press the bell icon to get the video first, है कि नहीं। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए क्या करना है, आपका बेल आइकन को प्रेस करना है, ठीक है। सो स्टे कनेक्टेड, है ना। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, है ना। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।